नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। आज उसका सेकंड क्लास है और आज उसको एंड भी कर देंगे अपन। तो आज कुछ और कंसेप्ट समझते हैं जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में जितना आने वाला है उससे मैं कहीं ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा तो बोल सकते हैं कि ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, इससे एक क्वेश्चन आते हैं। और मेरे ख्याल से कि अगर आप पहले क्लास को अगर ढंग से देखे होंगे तो उसमें से आपका पहला क्वेश्चन आ जाएगा, उसी में से एक क्वेश्चन आएगा। फिर भी चलो उससे थोड़ा आगे बढ़ के हम लोग कर लेते हैं ताकि आने की जो अपनी प्रायिकता है, जो पॉसिबिलिटी है वो 100% हो जाए कि इन्हीं एक में से कोई सवाल आएगा अपना, या इन्हीं टाइप्स के कोई सवाल आएंगे और हम अपना एक नंबर लेके आएंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। चलिए आज का देखते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है अपने लिए। तो आइए आज क्या है क्वेश्चन, और वैसे ही मैंने सारी चीज़ें पहले ही लिख दी है ताकि चीज़ें लेट ना हो आपके लिए। देखिए, कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और E2। देखो, E1 और E2 दो इवेंट है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग सेट थ्योरी पढ़ रहे थे, है ना, तो क्या होता था E1 और E2, है ना। A यूनियन B का क्या फॉर्मूला था NA यूनियन B का फॉर्मूला क्या था, NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो देखिए, आने वाले जो क्वेश्चन होंगे ना आपके, वो इन फार्मूलाज पे थोड़ा थोड़ा बनेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना। और ये फार्मूला भी जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वही मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस एफ बराबर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यहाँ पे आप E कर दीजिए, E इंटरसेक्शन F। देखिए कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। अब जो दो तीन सवाल बताने वाला हूं, आप इस चीज को थोड़ा सा एक बार के लिए देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे आप सवाल करेंगे, ठीक है। इन्हीं पे दो सवाल आए हुए हैं, मैं आपको हूबहू देता हूं ऑप्शन के साथ। सवाल आपके सामने है कि इफ E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इस बात पे आप ध्यान दीजिए, इफ E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन P E इंटरसेक्शन F इच। तो अपन जानते हैं क्या कि P E इंटरसेक्शन F क्या होगा, बताइए। जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, याद कीजिए जो पहला क्लास पढ़ाया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब क्या होता है कि P E इंटरसेक्शन F बराबर क्या होना चाहिए, नल सेट होना चाहिए। नल सेट होना चाहिए, है ना। नल सेट मतलब 0, ठीक है। तो P A इंटरसेक्शन F आपके सामने क्या होगा, नल सेट होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये म्यूचुअली क्या है, एक्सक्लूसिव है। मतलब दोनों इवेंट में कोई समानता नहीं है, दोनों इवेंट में कोई कॉमन चीजें नहीं है। इस हिसाब से बोल सकते हैं क्या कि जब E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन P इंटरसेक्शन F क्या होगा, आपके सामने नल सेट आएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक बार आप लोग सवाल देख लीजिए, जैसे देख लिए। चलिए, इफ E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन P यूनियन F, है ना। अब P यूनियन F कर, अभी मैंने बताया था ये चीज, क्या बताया था, P E यूनियन F बताया था कि P E प्लस P F माइनस P E इंटरसेक्शन F, है ना। अब जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज क्या हो गया, आपके 0 के बराबर हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि PE प्लस PF, PE प्लस PF, क्लियर है चीज। PE प्लस क्या होगा, PF होगा, ठीक है। तो ये आए हुए आपके क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन चीज का आप ध्यान रखेंगे खासा, है ना। ये डायरेक्ट वैसे जैसे बताया वैसे याद कर लेना आप लोग, ठीक है। फॉर एनी टू इवेंट्स E एंड F, PE माइनस F बराबर क्या था, तो मैंने क्या बताया था कि PE माइनस PE इंटरसेक्शन F। याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले मैंने स्टार्टिंग में ही किया था इसको। PE माइनस PE इंटरसेक्शन F, ठीक है। PE बराबर क्या होगा, PE माइनस PE इंटरसेक्शन F, है ना। इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कहीं डायरेक्ट यही चीज आके आपके सामने ना आ जाए। ऑप्शन 4 जैसे मैं आपको दिया हूं वैसा ही आ जाए, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, PE माइनस PE इंटरसेक्शन F। देखिए, मैं बहुत ही सिलेक्टेड चीजें पढ़ा रहा हूं आप लोगों को ताकि ये चीज आपका क्लियर हो जाए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट हिट करे सवाल, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब मैं 2-3 कंसेप्ट और बताने वाला हूं।
इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स उसको बोलते हैं कि मेरे करने से किसी दूसरे पे कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि देखो आप एक बात कर रहे हैं, कोई भी काम हो मैं करूं उस पर किसी दूसरे का इफेक्ट ना पड़े। जैसे दो इवेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जैसे कि आप देखो एक क्लास है मैं 10 क्वेश्चन बना रहा हूं, तो क्या उस पर आपका इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैं 10 बना रहा हूं ना, आप 20 बनाओ 30 बनाओ, मतलब मेरे कार्य करने से बिल्कुल मैं इंडिपेंडेंट हूं उस कार्य को करने के लिए। ऐसा कोई इवेंट नहीं है जिसको अगर मैं ले लिया तो उस पर आपका इफेक्ट पड़े, नहीं, बिल्कुल दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, उन दोनों में कोई चीज समानता नहीं है, दोनों अपना अपना काम आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं रेस लगा रहा हूं, आप भी रेस लगा, दोनों इंडिपेंडेंटली अपन रेस लगा रहे हैं। ठीक है, मेरे और आप पे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, बिल्कुल आप काम कर रहे हो अपना, मैं काम कर रहा हूं अपना। ठीक है, किसी वीक में किसी का बर्थडे है तो क्या दूसरे का बर्थडे उस दिन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है ना। तो दोनों क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो जब दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, मान लेते हैं दो कार्य हो, इफ E1 एंड E2 आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है ना, बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब देखिए इसमें जो आपके सामने है ये सारे साइन क्या है, इंटरसेक्शन में। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। एक बार दोनों पे कंप्लीमेंट नहीं है, इस पे दोनों पे है, इन दोनों में एक एक पे है ना। तो देखिए ये जब भी इंटरसेक्शन का साइन ऐसे आएगा तो आप डायरेक्ट इनको इंडिविजुअल कर देना और बीच में इनटू का साइन आप क्या करोगे, लगा दोगे, बीच में इनटू का साइन लगा दोगे, सेम टू सेम वैसे ही है ना। और आपको एक कंप्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री, ये चीज तो आता ही है आपको करना। 1 माइनस अगर PE बराबर क्या है, P कंप्लीमेंट्री इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, है ना। ये चीज तो आपको आता है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, तो इस चीज को अपन निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो याद रखिए इस चीज को, बिल्कुल ऐसे याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट इंटरसेक्शन इवेंट सेकंड, है ना। दोनों के प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों इवेंट के साथ अगर प्रोबेबिलिटी अपने को लेना है तो अपन दोनों को अलग अलग लेके इनटू कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग लेके क्या कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट कंप्लीमेंट्री इवेंट फर्स्ट इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट्री इवेंट सेकंड, तो दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, साथ लेके गुना कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लेके गुना कर सकते हैं। ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज को। जो अब मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। अब यहाँ से मैं 8-10 सवाल भी कराऊंगा आपको तो क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, अब देखिए ये चीज समझिए, कह रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन ऑफ इवेंट E1 एंड E2। अब देखिए कोई भी प्रोबेबिलिटी है, मतलब कोई कार्य है ना, इस पे सवाल अभी जस्ट इसके बाद आएगा। मतलब बोल रहा है क्या कि कोई भी एटलीस्ट वन ऑफ E1 एंड E2, मतलब कि कोई भी है, दो इवेंट है कि या तो एक कर ले नहीं तो दूसरा कर ले, ऐसा होता है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड मतलब E1 एंड E2। ठीक है, दोनों में से कोई एक, सिंपल सी बात है, दोनों में से कोई एक, है ना। तो देखिए तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं, बताइए ऐसे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 यूनियन E2, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट्री लगा सकता हूं। मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूं, क्या बताऊं, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। डी मॉर्गन्स लॉ से अब इसको तोड़ेंगे। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को अपन ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो ये दोनों एक इवेंट है ना, यूनियन ले लिए तो हम इस चीज को क्या किए, कर दिए कंप्लीमेंट्री लगा के, 1 में से कंप्लीमेंट्री लगा के इसको घटा दिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस पी, ठीक है, 1 माइनस पी E1। अब ये जो दोनों पे आएगा तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से बन जाएगा क्या। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस पी E1 इंटू E2। जब मैं सवाल कराऊंगा तो ये चीज देखना कितना आसान होगा आपके लिए। ठीक है, दोनों तरीके से आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन ऑफ E1 एंड E2, एटलीस्ट कम से कम एक में। ठीक है, अब जैसे देखिए इस चीज को आप समझ लेना, हालांकि इसका फॉर्मूला में पता है, क्या पता है, PE1 प्लस PE2 माइनस PE इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2। याद करो जो स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला बताया था,
ये वाला, ये फॉर्मूला देखो, पी E1 इंटरसेक्शन E2 पी E1 प्लस पी E2 माइनस पी E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इस पे जो हमने अभी पढ़ाया आपको, ये चीज हमने बताया आपको, है ना। तो अब इससे संबंधित सवाल कर लेते हैं। कह रहा है कि ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम गिवन इन अ बुक। ए जो है 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है गिवन इन अ बुक, है ना। वाइल बी कैन सॉल्व 70%, जबकि बी जो है 70% क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ देम, इस वर्ड पे ध्यान देना, एट लीस्ट वन ऑफ देम, एट लीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व अ प्रॉब्लम सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बुक, है ना। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मतलब कि कोई भी एक प्रॉब्लम हम उसमें से उठाएं, कोई भी एक प्रॉब्लम उस बुक से लें, तो एट लीस्ट वन ऑफ देम, कोई भी इसमें से, दोनों में से कोई भी व्यक्ति इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। तो देखिए अब इसका 90 लेंगे, इसका 70 लेंगे, फिर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, है ना। तो इंटरसेक्शन निकालने में हम वेन डायग्राम का यूज करेंगे, जो हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था। कैसे? सबसेट इसका सैंपल स्पेस कितना होगा, 100% हो जाएगा, हो जाएगा। तो 100% अपन सैंपल स्पेस से निकालेंगे, 90 इधर 70 इधर, तो 9 और 7 कितना हो गया, 160, यानी 60% दोनों में क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, है ना। तो आप ऐसे जोड़ सकते हो, तो 90 प्लस ये कितना हो गया आपके 70 माइनस 60, ऐसे कर सकते हैं अपन, है ना। तो ये जो आपका आएगा वो इंटरसेक्शन फॉर्म से आएगा। आप सिंपल सा सोचिए कि 90% बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, 90% सॉल्व कर सकते हैं, तो कितने परसेंट नहीं कर सकते? 10%। तो 1 माइनस 10 मतलब कि 1/100, 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10% का मतलब क्या हो गया, 10/100, यानी 1/10, है ना। अब देखो यहां से सोचो, 90% तो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। PE1 जो है 90% है, तो PE1 कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 10%, है ना, इनटू 70% कर सकते हैं, 70% कर सकते हैं, यानी कि 30% नहीं कर सकते हैं। यानी फर्स्ट केस में 90% सॉल्व कर सकते हैं, तो 10% क्या करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ 70% कर सकते हैं, तो 30% क्या करेंगे, नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो बोल सकते हैं क्या, ये 3/10, यानी अगर देखा जाए तो 100 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 97/100, ठीक है। अब इस चीज को प्रतिशत बदलने के लिए आप क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे भी कर सकते हैं 97/100, चाहे आपको ऑप्शन में ऐसे भी दे रखा होगा 0.97, है ना, ठीक है। तो आपके सामने ये है कि ये प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर रैंडमली उठाएं अपन, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम 97/100, मतलब 100 में से 97 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन था, अगर चीजें आप समझ रहे हैं तो कितना आसानी से ये चीज आपके लिए क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि, है ना, मतलब रवि के क्वेश्चन सॉल्व करने की। कोई क्वेश्चन हम अब पूरा नहीं लिखे हैं, बस आपको लैंग्वेज में समझा रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम है ना, चाहे प्रोबेबिलिटी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने की रवि की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5, और किशन की प्रोबेबिलिटी ऑफ किशन, है ना, सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, प्रोबेबिलिटी निकाली कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब क्वेश्चन सॉल्व कब होगा, जब एटलीस्ट दोनों में से कोई एक उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई भी हमें तो क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है ना, हमें क्वेश्चन क्या है, सॉल्व होने से मतलब है, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर मैं बाई फार्मूला करते तो वहां जगह नहीं था, मैं यहां करके दिखाता हूं, है ना। देखिए मैं बताया था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, आर अगर यूनियन बी निकालते हो, के निकालो, रवि एंड किशन है ना, तो मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किशन, है ना, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि इंटरसेक्शन किशन। अब इस चीज का ध्यान रखो कि मैंने क्या बताया था, एक बार याद करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 मैंने क्या बताया था आपको कि PE1 इंटू PE2, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/6, यानी 1/30, है ना। देखिए तो आप अब इस फॉर्मूला में डाल दीजिए 1/5 प्लस 1/6 माइनस 1/30, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30, 6 प्लस 5 माइनस 1, ठीक है।
यानी 11 में 10 अपॉन कितना हो गया 30, यानी 1/3। तो क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3, यानी 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सॉल्व तो होना ही होना है। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को जो मैंने अभी पीछे वाले तरीके से बताया था उससे समझाता हूं आप लोगों को। ठीक है, ऐसे समझिएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि के क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी क्या हो, चाहे प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 है, तो नहीं करने की कितनी है 4/5 है। किशन की 1/6 है, तो नहीं करने की कितनी है बताइए 5/6 है। तो 1 माइनस 4/5 इंटू 5/6, ये कट गया, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1/3। देखिए दोनों का आंसर समान आ गया ना। इस तरीके से वो आप पीछे वाले सवाल को भी कर सकते थे। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या था कि जगह नहीं था अपने लिए, है ना, तो हमने क्या किया, आपको डायरेक्ट इस तरीके से बताया। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज कि एटलीस्ट बोले तो हम क्या करेंगे, इस बात को आप लोग समझ लिए। ठीक है, चलिए आइए अगला कंसेप्ट देखिए आप लोग। अगला कंसेप्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग बोथ E1 एंड E2। अब बोथ E1 एंड E2 अगर प्रोबेबिलिटी हैपनिंग करते हैं, मतलब दोनों करते हैं, तो P इसको क्या लिखते हैं, अगर कोई कार्य दोनों से करवाना है, मतलब ऐसा कोई कार्य कि दोनों करें, मतलब दोनों के द्वारा हो। ठीक है, E1 भी हैपनिंग करे और E2 भी। ठीक है, दोनों इवेंट क्या हो रहे हैं, दोनों इवेंट हो रहे हैं, है ना। तब इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ अपन क्या लगाते हैं E1 इंटरसेक्शन E2, और इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं P E1 इंटू P E2, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि P E1 इंटरसेक्शन E2 है, बीच में सब जगह इंटरसेक्शन का साइन था, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये चीज लिख लेंगे तो ऐसा सवाल देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, किशन की कितनी है 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड बाय बोथ ऑफ द स्टूडेंट, है ना, दोनों के द्वारा सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। तो डायरेक्ट आप इसे गुना कर सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालना है रवि इंटरसेक्शन किशन, है ना, मतलब दोनों। याद कीजिए वेन डायग्राम, ये जो पार्ट है वो क्या है दोनों के लिए, है ना, बोथ। तो बोथ के कंडीशन में अपन क्या लगाते हैं इंटरसेक्शन, और इसका फॉर्मूला क्या बताया था P रवि इंटू P किशन। P रवि की कितनी है 1/5, किशन की कितनी है 1/6, यानी कितना हो गया 1/30। क्लियर है चीज, 1/30, है ना। मतलब कि 30 क्वेश्चन होगा तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो दोनों सॉल्व करेंगे। यहां से इस बात को समझे आप, 30 क्वेश्चन अगर है तो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा प्रत्येक 30 क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन दोनों बच्चे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक सवाल और भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि 1/5 है, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5 है, और किशन की कितनी है 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय एनी स्टूडेंट, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड बाय एनी स्टूडेंट, है ना, नॉट सॉल्व बाय एनी स्टूडेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/30, नहीं होने की कितनी है 1 माइनस 1/30 यानी 29/30। चाहे आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पे अपना कितना था रवि 1/5 1/6। ठीक है, चलिए अब यहां पे सॉल्व ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि 1/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किशन 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, अच्छा नॉट सॉल्व बाय एनी स्टूडेंट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि जो है, रवि के क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5, और किशन की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय एनी स्टूडेंट, है ना, किसी भी विद्यार्थी द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, इसकी प्रायिकता क्या है। अच्छा बताइए, रवि की अगर प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की है तो नहीं करने की क्या है बताइए। तो 1/5 है ना, सॉरी 4/5, एंड किशन की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है नहीं है 5/6। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इनको चाहिए, नहीं सॉल्व करने की। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं बताइए, अपन क्या कर सकते हैं, तो 4/5 इंटू 5/6 यानी कि 2 और 3, यानी इनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/, नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। किसी भी विद्यार्थी द्वारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। ठीक है, बात समझ में आ गया ये चीज, है ना। चलिए ये आगे देखते हैं।
प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एग्जैक्टली वन ऑफ E1 एंड E2, मतलब कि वन ऑफ E1 एंड E2, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि मतलब कि दो इवेंट E1 एंड E2 है, तो एग्जैक्टली जो बोल रहा है कि वन हो या मतलब E1 से हो तो E2 से नहीं, और E2 से है तो E1 से नहीं, एग्जैक्टली मतलब दोनों में से किसी एक से होना चाहिए। तो इस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, P E1 इंटरसेक्शन E2 प्लस P E1 इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ E2 प्लस, अगर सोचो E1 से होता है तो E2 से नहीं, इन दोनों का आपने क्या कर लिया यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिया, या फिर E1 से नहीं होता है तब E2 से होता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो आपका नहीं होने की प्रोबेबिलिटी एंड E2 होने की, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एग्जैक्टली वन ऑफ E1 एंड E2, E1 और E2 किसी एक मतलब कि दो इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है प्रायिकता घटने की, एक घटना की या फिर दूसरे की, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि की प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने की 1/5, और किशन की सॉल्व करने की कितनी है 1/6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय वन स्टूडेंट, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वन स्टूडेंट, ठीक है। तो एक बात बताइए, मान लेते हैं कि रवि से सॉल्व हो गया 1/5, उस कंडीशन में किशन से नहीं करना है, यानी कि 5/6 प्लस आप यहां से देखें किशन से हो रहा है 1/6, तो रवि से नहीं, यानी कि 4/5, ठीक है। 5 से 5 कट गया, 2 दूना 4, 2 3 6, एलसीएम लेंगे, ये 15 है ये 6 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30, 6 बचे 30, 5 15 दूना 30, 2 दूना 4 है ना, तो आपका कितना आ जाएगा 9/30, 15 दूना 30, 2 दूना 4, 5 4 9/30, यानी बोल सकते हैं कितना 3/10। समझ में आ गया, ये 3 आपका क्या आ गया 10 आ गया, मतलब कि एग्जैक्ट यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वन स्टूडेंट, प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वन स्टूडेंट, आइदर E1 मतलब E1 इवेंट हो या फिर E2 इवेंट हो, है ना। क्लियर है, इसका आप लोग कंसेप्ट एक बार फिर से देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एग्जैक्टली वन ऑफ E1 एंड E2, मतलब E1 घटे या E2 घटे, दोनों में से कोई एक। जब E1 की प्रोबेबिलिटी हो रही है तब हम E2 की नहीं ले रहे हैं, जब E1 की नहीं ले रहे हैं तब हम E2 की ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, है ना। और देखो इसी चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2, याद करो पीछे मैंने क्या बताया था कि P E1 इंटरसेक्शन P E2, है ना, प्लस इंटरसेक्शन यहां से हटा दो आप, मल्टीप्लाई का साइन दे दो आप, है ना, P E2, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोगों को। इसी चीज को अपन क्या कर सकते हैं, आगे हमने एक सवाल के अंदर ले लिया और समझा दिया आपको, ठीक है। अगला सवाल देखिए आपके सामने, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नाइदर E1 नॉर E2, है ना, मतलब E1 से भी नहीं हो और E2 से भी नहीं हो, है ना, ना ही E1 इवेंट घटे और ना ही E2 इवेंट घटे, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, दोनों पे अपन क्या करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री लाके इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कि P इसका मतलब हुआ E1 इंटू P E2, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलिए आइए इस पे एक सवाल देखते हैं। इस पे सवाल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि की क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, किशन की कितनी है 2/5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय एनी स्टूडेंट, नॉट सॉल्व बाय एनी, मतलब नाइदर E1 नाइदर रवि से नाइदर किशन से, है ना, मतलब नॉट सॉल्व बाय एनी स्टूडेंट, किसी से सॉल्व नहीं हो प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बताइए इस कंडीशन में हमने क्या बताया था कि अगर रवि से प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, देखिए 2/3 को परसेंटेज में दे सकता है, इसको भी परसेंटेज में दे सकता है, तो परसेंटेज में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दीजिए। तो इसका नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/3, और किशन की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 3/5, ठीक है। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं क्या, 1/3 इंटू 3/5, यानी क्या आया 1/5, ये रहा आपका आंसर, नॉट सॉल्व बाय एनी स्टूडेंट, ठीक है। तो जो मैं ये 4-5 आपको बताया हूं, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए फाइंड द प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम इज सॉल्व की बात कर रहे हैं ना, तो देखिए अब यहाँ पे P
आर यूनियन पी के यूनियन पी एम, है ना, ये रवि किशन मनोज, है ना, 3 है। तो याद करो जो पहला सवाल बताया था, पी इवेंट 1 यूनियन इवेंट 2, तो फॉर्मूला अपने पास 2 3 पे गया था। जब 3 का यूनियन होता है, जैसे याद करो सेट थ्योरी में ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस आप एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे तोड़ोगे तो काफी लंबा जाएगा ना। देखो रवि के सॉल्व करने की चांस कितने, 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। यदि सॉल्व करने का चांस 1/5 है तो नहीं करने का कितना है, 4/5, है ना। इसका 30% का मतलब 3/10, 100 से भाग दे रहे हैं तो 3/10। तो बताओ नहीं करने की चांसेस कितनी है, 7/10। इसका अगर 1/2 चांस सॉल्व करने का, तो नहीं करने कितना, 1/2। तो अपन क्या करेंगे कि नहीं करने का घटा देंगे 1 में से, यानी कि 4/5 इंटू 7/10 इंटू 1/2, है ना। तो देखिए 2 से कितना हो गया, 2 बार में, 2 से कितना, 5 बार में, यानी कितना हुआ 7/25। 1 माइनस 7 कितना 25, घटाएंगे तो कितना होगा 25 से कम 25, यानी 18 बटा कितना 25। यानी बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की क्या है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 18/25। देखिए ये चारों पांचों जो क्वेश्चन है ना, इसको आप नोटबुक में लिख के इन पे जो है आप डिफरेंस को पकड़ना, डिफरेंस पकड़ोगे ना तब आगे के सवाल आपसे आसानी से होने लगेंगे। बस डिफरेंस को आप पकड़ना, ठीक है, ठीक है। डिफरेंस पकड़ लिए सवाल के अंदर तो कुछ सवाल आपके लिए क्या है, आसान है। अगर आप थोड़ा सा एनडीए लेवल में है तो इस तरह से फंसाने वाले 1-2 सवाल आपके लिए आ जाएगा। हालांकि एयरफोर्स में भी आ सकता है, ठीक है। कोई सवाल का ये समझना है बस, सवाल को कोई ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं आगे क्या है आपके लिए। अब देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। नॉट सॉल्व की प्रोबेबिलिटी अब सेम टू सेम है, 20% अगर सॉल्व होने की है तो 80% नहीं है, मतलब सॉल्व होने की 1/5 है तो नहीं होने की कितनी है 4/5 है। इसकी कितनी है 3/10 तो नहीं होने की कितनी है 7/10। 10 माइनस 3 7/1 माइनस 1 में से घटा देंगे तो यही चीज आएगा। सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, नहीं होने की भी कितनी है 1/2। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, मुझे यही चीज निकालना है, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, है ना। तो नॉट सॉल्व में अपन क्या कर लेंगे, डायरेक्ट 4/5 इंटू 7/10 इंटू 1/2। देखिए 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, यानी नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 7/25। याद करो पीछे वाले सवाल में, पीछे वाले सवाल में क्या था, नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 7/25, तो होने की कितनी होगी 1 माइनस 7/25 यानी 18/25। क्लियर है चीज। तो वही चीज यहाँ पे आ गया आप लोग, है ना। तो दोनों तरह के मैंने सवाल आपको बता दिए, है ना। अब कंडीशनल एक सवाल आपके लिए आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखिए 2 इवेंट है E1 एंड E2, 2 इवेंट आपके सामने है E1 एंड E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग E1 व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग E1 की प्रोबेबिलिटी होने की, E1 की प्रायिकता आने की क्या संभावना है जबकि ऑलरेडी E2 हो चुका है, ऑलरेडी E2 हो चुका है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, मैं आपको समझा दूं। जो हो चुका है E1 की निकालना है किस पे, E2 पे, है ना। E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस पे, E2 पे, ठीक है ना। तो जो हो चुका है उसको तो आप नीचे रख लो, है ना। और E1 और E2 का क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन निकालो। E1 और E2 का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं अपन, P(E1) इंटू P(E2), है ना। स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो चलिए अब यहां से अगर 2 सवाल कर लेते हैं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए 2 सवाल देख लेते हैं। कह रहे 80 स्टूडेंट स्पीक्स इंग्लिश, 80 विद्यार्थी इंग्लिश बोलते हैं, 100 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं और 50 विद्यार्थी क्या बोलते हैं, बोथ बोलते हैं। 50 विद्यार्थी क्या बोलते हैं, बोथ बोलते हैं। तो एक बात बताइए, बोथ में ही तो इंटरसेक्शन आता है ना, यही तो इंटरसेक्शन है, यही चीज इंटरसेक्शन है। तो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टिंग अ बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश एंड हु हैज ऑलरेडी स्पीक हिंदी, मतलब कि आपको उस बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो इंग्लिश बोलता है, जो कि ऑलरेडी हिंदी बोल रहा है। तो मतलब जो विद्यार्थी ऑलरेडी हिंदी बोल रहा है हमें उस पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी है 50, तो हमें इस पे निकालनी है प्रोबेबिलिटी, सॉरी 100, है ना। और दोनों में क्या है, बोथ यानी कि 50, यानी क्या 1/2।
समझ में आया? देखिए ऑलरेडी, हु हैज ऑलरेडी स्पीक हिंदी, मतलब कि कंडीशनल है, इस पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि ऑलरेडी हिंदी बोल रहे। अब देखिए हु स्पीक्स हिंदी, ठीक है, इस बात को समझना, हु स्पीक्स क्या? हिंदी। तो जो पहले से हिंदी बोलता है यानी E2 है, ये है ना, हमें निकालना क्या है? E1 के बारे में निकालना है, E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, और दोनों में क्या बोलते हैं? 50, ठीक है। तो जो हिंदी बोलता है, हिंदी की बोलने वालों की संख्या कितनी है? 100 है ना, और हमें दोनों का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। क्लियर है ये चीज? समझ में आ गया आप लोगों को ये बात? एक सवाल और लेते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देख लीजिए फिर से फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, देखिए प्रोबेबिलिटी, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग E1 व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड। E2 ऑलरेडी हो चुका है, तो जो हो चुका है उसको नीचे रखना है और इंटरसेक्शन को क्या कर रहे हैं? ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। तो वही बात यहां पे था कि देखिए हु हैज ऑलरेडी स्पीक हिंदी, है ना, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट स्पीक बोथ हु इज इंग्लिश, बोथ स्पीक्स, सॉरी, हु स्पीक इंग्लिश, है ना। क्लियर है चीज? तो चलिए आगे देखिए, कह रहे 40% रीड मैथमेटिक्स, 25% बायोलॉजी एंड 50% रीड बोथ, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन क्या है यहाँ पे? बोथ 50% है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स मैथमेटिक्स इफ इट इज नोन दैट ही रीड्स बायोलॉजी, है ना, मतलब कि यह जाना जाता है कि वह बायोलॉजी पढ़ता है। तो बायोलॉजी की संख्या कितनी है? 25%, है ना, ठीक है। अब बोथ का लगा दो ऊपर, यानी 15%, है ना, परसेंट से परसेंट गया, 5 3 15, 5 5 25, यानी 3/5 आपका प्रोबेबिलिटी आंसर, ठीक है। कंडीशनल पर इसमें अगर ऐसे आप लिखना चाहो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बायोलॉजी अपॉन क्या था अपने लिए? हु रीड्स और ही रीड्स मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपके बायोलॉजी क्या है? 25% है, मैथमेटिक्स कितना आ रहा है? 15%, ठीक है। तो देखिए मैंने जो है आप लोगों को आज जो कंसेप्ट बताया है, इसको भी आप लोग ध्यान से 2-3 बार देख लेना, मे भी आपके एग्जाम में ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। लेवल तो हर एग्जाम का बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का खासा ध्यान रखेंगे। आपको करना क्या है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, देख लो आप लोग एक बार, है ना। आपको करना क्या है, इनको जितने सवाल मैं बताया हूँ उनको आप एक नोटबुक में लिख लो, 2-3 बार इसको रिवाइज करो, और जो भी सेट आपके सामने है, जो भी आपके सामने प्रैक्टिस सेट है, कोई बुक है, उनसे क्वेश्चन करने का प्रयास करो जो आपके एयरफोर्स के, है ना। देखो आपसे कितना हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, है ना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।